My dear friend, welcome to समर्थ मैथ एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं 24 फरवरी 2019 को आयोजित संविदा वर्ग 2 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस जो थे उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैथ्स का पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। ओके, टॉपिक मैथमेटिक्स। इसका पहला क्वेश्चन है which one of the following statement is true about integers। मतलब इंटीजर या फिर पूर्णांक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें पता करना है। सही कौन सा है ये पता करना है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर विथ जीरो वी गेट जीरो। किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करने पर हमें एक मिलता है, ये तो गलत बात है, हमें तो हमेशा जीरो मिलता है। दूसरा है ऑन मल्टीप्लाइंग विथ एनी इंटीजर विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वी गेट वन। ये भी गलत है। देखो यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैं बता देता हूं। जब भी बात आती है मल्टीप्लिकेटिव, इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो होता है आइडेंटिटी और एक होता है इनवर्स। ठीक है, और इसी प्रकार एडिशन में भी आएगा एडिटिव एक होगा आइडेंटिटी और एक होगा इनवर्स। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका गुणा करने से उस संख्या में कोई बदलाव ना हो। तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है वन, क्योंकि वन का किसी भी संख्या में गुणा करने से कोई बदलाव नहीं होता। और इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणा करने से आइडेंटिटी आ जाए, मतलब वन आ जाए। तो अगर कोई नंबर है ए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन ए, क्योंकि ए में अगर वन अपॉन ए का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा वन। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन ए होता है। वहीं पर अगर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी की, तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से कोई फर्क न पड़े, तो वो होता है जीरो। इसका मतलब हर नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से आइडेंटिटी आए, मतलब जीरो आए। तो अगर कोई नंबर ए, इसमें हम माइनस ए को जोड़ेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी हो गया जीरो, एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस ए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया वन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया वन अपॉन ए। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इस पर जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन था कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय एनी इंटीजर विथ इट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी इंटीजर को उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ए मिलेगा। जबकि ये ऑप्शन कह रहा है कि वी गेट ए, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तीसरे की बात करते हैं। फॉर एवरी इंटीजर जीरो इज एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी इंटीजर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी है, इनवर्स नहीं है, जबकि वो इनवर्स की बात कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी फोर्थ देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो बाय इट्स एडिटिव इनवर्स वी गेट माइनस ए। किसी भी इंटीजर को जीरो को छोड़ के अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए। मतलब अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स अर्थात माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट माइनस वन आएगा। ये सही बात है, ये हमेशा होगा, और यही हमारा फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये याद रखना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, if an amount 1368 is distributed among 24 persons, then what is the amount that each person gets। अगर हम
1368 रुपए की धनराशि 24 लोगों के बीच में बांटते हैं तो हर आदमी को कितना मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1368 रुपए को अगर हम 24 लोगों में बांट रहे हैं तो हर आदमी को कितना मिलेगा, इसके लिए हमें उसे 24 से डिवाइड कर देना चाहिए। अब भाग देना तो आपको आता ही होगा। आंसर होगा 57 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a figure on graph sheet covered 12 full-filled squares and 7 half-filled squares. Find the total area. एक ग्राफ शीट पर 12 वर्गों को पूरी तरह से भरता है और 7 वर्गों को आधा। अगर 12 वर्गों को पूरी तरह से भरेगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल हम मान रहे हैं 1 वर्ग इकाई। ठीक है, तो 12 वर्गों का कितना हो जाएगा, 12 वर्ग इकाई तो यहां से आ गया। अब उसी तरह से जो 7 है वो आधे आधे भरे हुए हैं। ठीक है, 7 आधे आधे भरे हुए हैं तो उन 7 से जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7/2 मतलब 3.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 3.5 को जोड़ेंगे तो 15.5। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा आंसर होगा थर्ड 15.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोर 4 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड, ठीक है, इज कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स of color blue, green and red. 1/4 of the floor is covered with blue tiles. ठीक है, ये आधा हो गया और ये आधे का आधा मतलब 1/4। तो ये जो 1/4 है ये ब्लू कलर की टाइल्स से भरा हुआ है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की साइड वाली ब्लू टाइल्स है और इससे भरा हुआ है स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 1/4 पोर्शन ब्लू कलर की टाइल से भरा हुआ है। अनदर 1/4 इज कवर्ड विद ग्रीन कलर साइड 15 सेंटीमीटर, मतलब एक और जो 1/4 है वो ग्रीन कलर की टाइल से भरा हुआ है जिनकी भुजा है 15 सेंटीमीटर की। ये 15 सेंटीमीटर वाला है। और रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड विथ रेड टाइल्स ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। जो बचा हुआ एरिया है वो 20 सेंटीमीटर की भुजा वाली रेड कलर की टाइल से भरा हुआ है। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड टाइल्स। तो ब्लू कलर की और रेड टाइल कलर की कितनी टाइल्स है ये हमें पता करना है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि टोटल क्षेत्रफल कितना है पूरे एरिया का। तो 3 मीटर और 4 मीटर इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर टाइल्स सेंटीमीटर में दी गई है तो इस मीटर स्क्वायर को भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो इसके लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का गुणा करना पड़ता है। अब चूंकि यह मीटर स्क्वायर है तो हमें 100 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल क्षेत्रफल हुआ। ओके, अब हम बात करें ब्लू टाइल्स की। तो ब्लू टाइल्स कितने क्षेत्र में है, 1/4 भाग में है। 1/4 भाग किसका, जो भी हॉल या एरिया है उसका, मतलब 1,20,000 का हमें 1/4 लेना है। वो कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ब्लू टाइल्स लगी है और एक टाइल का एरिया कितना है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणित 10, लंबाई गुणित चौड़ाई या भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संख्या निकालने के लिए, टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि जितने क्षेत्र में ब्लू टाइल्स लगी है वो बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। तो ये बटे में ये आएगा 300, मतलब ब्लू टाइल्स कितनी हो गई, 300। अब हमें निकालना है रेड वाले का। तो रेड वाले को भी ऐसे ही करेंगे। रेड वाला कितने एरिया में है आप देखिए, 1/4 में ब्लू है, 1/4 में ग्रीन है। तो अब बचा कितना, अगर हम 4 भाग करें कमरे के तो एक भाग में ब्लू है, एक भाग में ग्रीन है। 4 में से 2 भाग खत्म हो गए, बचे कितने, 2 भाग, मतलब 2/4 कह लो, या इससे थोड़ा और हल करेंगे तो 1/2। 1/2 भाग में रेड टाइल्स है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में रेड टाइल है। अच्छा, एक टाइल का एरिया कितना आएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर भुजा है तो भुजा का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
रेड टाइल की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे 60,000 का भाग 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 60/4 हो जाएगा 15 और एक और जीरो, 150। तो ब्लू टाइल हो गई 300 और रेड टाइल हो गई 150। ब्लू टाइल 300, रेड 150, आंसर ए होगा। और तो कहीं मिलेगा नहीं आपको ये ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ राहुल, रोहन एंड राम इज 10, 6 and 13 respectively. The sum of their age will gives the age of राजीव। है ना, राजीव की उम्र कितनी है? राहुल, रोहन और राम की आयु का योग, उन दोनों तीनों को जोड़ना है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 29। ये किसकी एज हो गई? राजीव की। अब वो बोल रहा है सुमा इज 5 year ओल्डर देन राजीव, मतलब जो सुमा है वो राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो सुमा की उम्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 34। ये किसकी एज आ गई? सुमा की। अभी वो बोल रहा है 3 वर्षों के बाद सुमा की आयु कितनी होगी, मतलब आज की आयु ये है तो 3 वर्षों बाद कितनी होगी, तो इसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा 37। आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ फॉर्मलिज्म इज, तो ये तो आपने पढ़ा होगा अपने बीएड के टाइम पर, है ना। इसका आंसर सेकंड रहेगा, डिडक्टिव। नेक्स्ट, if the zeros of polynomial px is equals to this are -2 and -3, then a and b are, है ना। एक बहुपद दिया है px, उसके शून्यक है -2 और -3, तो हमें a और b का मान निकालना है। अभी शून्यक या जीरोस का मतलब क्या होता है? किसी भी बहुपद या पॉलिनोमियल में शून्यक या जीरोस का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिससे रखने से पूरे बहुपद या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पर -2 और -3 वो नंबर है जिनको x की जगह अगर हम रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब अगर हम -2 रखते हैं पॉलिनोमियल में, मतलब x की जगह -2 रखेंगे, तो इसे ये जीरो होना चाहिए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक समीकरण ये मिला, मैंने उसी को हल करके लिखा है। दूसरे समीकरण की बात करें, जब हम रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हमें समीकरण मिलेगा 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। अभी इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो हम पहले समीकरण को घटा देंगे दूसरे समीकरण में से। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा 3a और -2a मतलब a, माइनस बी और प्लस बी खत्म, 9 और -4 आएगा 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। a की वैल्यू 5 आएगी। अभी b की वैल्यू क्या आएगी वो हम यहाँ रख के निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a माइनस 9 इज इक्वल्स टू b। 3a मतलब 15, 15 माइनस 9 मतलब 6, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, a 5 b माइनस 6 नहीं, 5 6 ये सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जो जीरोज होते हैं उन्हें जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं उनकी वैल्यू को, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरे की शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये 3 तरह की खास प्रॉपर्टीज होती है, तो इनके बारे में मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। एक होता है कम्यूटेटिव, जिसमें होता है कि अगर a प्लस बी है और b प्लस ए है, तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट, मतलब जिसको आप आगे पीछे अगर कर ले कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि जो प्लस का साइन है उसमें कम्यूटेटिव लागू हो सकता है, गुणे में भी लागू हो सकता है, लेकिन माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एसोसिएटिव,
एसोसिएटिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले आप बी प्लस सी को जोड़ के फिर उसमें ए जोड़ो, या पहले ए प्लस बी जोड़ के उसमें फिर सी जोड़ो। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। ये गुणा में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भाग में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ लगते हैं, जैसे कि गुणे वाला, ए गुणित बी प्लस सी है, तो ए गुणित बी प्लस ए गुणित सी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पूछा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए इस टाइप से होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए ये जो है, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा तो रहा है लेकिन ये गलत है, माइनस में ये इक्वल होते ही नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नंबर? कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन सही है? एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ वन, प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है। देखो हर संख्या एक का घटक नहीं होता है या फैक्टर नहीं होता है, एक हर संख्या का फैक्टर होता है, उल्टा है। ठीक है, पांच एक का फैक्टर नहीं है, एक पांच का फैक्टर है, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं, टू इज ओनली ओड, टू तो ओड है ही नहीं, खत्म। टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सही बात है, टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यही सही है। अगला भी देख लेते हैं, वन इज प्राइम नंबर, नहीं वन प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर की शुरुआत होती है दो से, दो, तीन, पांच, सात, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट, अ फ्रॉग फॉल्स into a well of 12-meter depth. He tries to jump out. Each time it jumps up, it jumps as high as 3 meter but slides down as 2 meter because of slippery wall. ठीक है, नाउ हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच आउट ऑफ द वॉल? मतलब एक मेंढक है जो 12 मीटर गहरे कुएं में है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी वो उछलता है तो 3 मीटर ऊपर जाता है, परंतु फिसलन की वजह से वापस 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो कुएं से बाहर निकलने के लिए उसे कितनी बार कूदना पड़ेगा? तो आप ये देखिए, ये 12 मीटर का कुआं है हमारा। अब एक जंप वो लगाता है 3 मीटर की, और फिर वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो अल्टीमेटली वो एक जंप में कितना ऊपर जा रहा है? 1 मीटर। अब पहली जंप में वो ऐसे 3 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 2 मीटर नीचे आएगा, तो 1 मीटर आएगा। ऐसे करते करते जब वो 9 मीटर तक पहुंचेगा ना, 9 मीटर तक पहुंचने में उसे 9 बार कूदना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो 9 मीटर पर पहुंच गया, अब जब 10वीं बार जब वो जंप लगाएगा, तो वो डायरेक्ट कितने मीटर की लगाएगा? 3 मीटर की। और जैसे ही वो 3 मीटर की जंप लगाएगा, वो कुएं के बाहर पहुंच जाएगा। तो फिर वो वहां से बाहर पहुंचने के बाद थोड़ी फिसलेगा, इसलिए वो 10वीं जो जंप है उसमें वो कुएं के बाहर पहुंच जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एल एम एन, एम इज 70 डिग्री, एल एम एन, इसमें ये दिया हुआ है कि जो एंगल एम है वो 70 डिग्री का है, और एल एम और एन एम मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो एंगल एन का मान क्या है ये निकालना है। तो देखो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके विपरीत कोण जो है ये भी बराबर होंगे, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों बराबर है, मतलब एंगल एल और एंगल एम बराबर है। तो एल एन और एम जिसकी वैल्यू 70 है, इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। अब चूंकि एल और एन बराबर है, तो मैं एल की जगह भी एन लिख सकता हूँ, तो एन प्लस 70 बराबर 180। अब ये हो गया 2n, 70 को उधर घटा देंगे तो 110, और एन की वैल्यू आ जाएगी 55। तो आंसर होगा 55, सेकेंड वाला। ऑलराइट, ये सेम क्वेश्चन
एक बार और आया हुआ है आगे ही इसी पेपर में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में इन चार में से कौन उस इक्वेशन का हल नहीं है, ये पता करना है। इक्वेशन के हल का मतलब क्या होता है कि जब हम x और y की वैल्यू रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो देखो, जब हम 4 और 19 रखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू आएगी 19, 7/2 इंटू 4 प्लस 5। तो ये 7/2 जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये काटेंगे तो आएगा 2, 7 दूनी 14 प्लस 5, तो ये 19 आ रहा है, मतलब ये सही है। ठीक, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब गलत वाला ढूंढना है। चलो अगला देखते हैं, -6 और -16। तो x की वैल्यू -6 हम रखेंगे, तो ये आएगा -3, 7 या 21 प्लस 5, तो -16, मतलब ये भी सही आ रहा है। अगला देखते हैं, -12 -37, तो x की वैल्यू -12 रखेंगे, तो 7/2 -12 प्लस 5, ये आएगा -6, 7×42 प्लस 5, मतलब -37, मतलब ये भी सही है। चलो लास्ट वाला एक और बार देखते हैं, एक्स की वैल्यू -8 रखना है, तो 7/2 -8 प्लस 5, 7×4 = 28 प्लस 5, तो ये आना चाहिए था -23। अच्छा, क्या आ रहा है, +23 आ रहा है, मतलब ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक इक्वेशन दी है एंड दिस, देन एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। दो समीकरण हमें दिए गए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो चलो समीकरण को हल करें। पहला समीकरण है x/a प्लस y/b बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो bx प्लस ay बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण में लिख देता हूँ यहाँ पर, ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। अब हम कोफिशिएंट बराबर कर, गुणांक को बराबर करने के लिए ऊपर गुणा कर लेते हैं b का और नीचे गुणा कर लेते हैं a का। ऊपर b का गुणा करेंगे तो समीकरण बनेगी b² x प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू 0, और नीचे आएगा a² x माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू a इंटू a² माइनस b²। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़े तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा a² प्लस b²। दोनों में एक से तो कॉमन ले लेते हैं, बराबर इधर आएगा a इंटू a² माइनस b²। तो x की वैल्यू हम निकालना चाहे तो लिख सकते हैं a इंटू a² माइनस b², और जो x के गुणे में था वो इधर आ जाएगा a² प्लस b²। तो ये तो आई x की वैल्यू। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू ये तो नहीं है, नीचे प्लस आएगा, ये है, अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू सही दे के रखी है, तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, हमें y की वैल्यू पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 1 upon x is 2, then find the value of x minus 1 upon x। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, इसको बेसिक तरह से अगर आप करना चाहें तो ये होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, x² प्लस 1 a² प्लस b² प्लस 2ab। अब 2ab करोगे तो x और 1 अपॉन एक्स वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा सिर्फ 2। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x² प्लस 1 अपॉन x² कितना आ रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ 4 आएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये 2 को माइनस करेंगे उधर ले जाकर, 4 माइनस 2 आएगा 2। ठीक, x² प्लस 1 अपॉन x² आ रहा है 2। अब हम आ जाते हैं जो हमें निकालना है, हमें निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू निकालना है। तो इसको हम स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तब भी वैल्यू तो वही रहेगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स। चलो अभी 1 x-1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये लिखेंगे, तो ये कैंसिल आउट। x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू 2 हमें मिल गई है पहले से, -2 है ये,
तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0। 0 का रूट कितना होगा? 0। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ line segment required to make a honeycomb structure with 20 compartments arrangement linearly। है ना, ऐसे लीनियरली अगर हमें 20 कंपार्टमेंट बनाना है तो कितने लाइन सेगमेंट लगेंगे? तो देखो, पहला वाला जो है उसे बनाने में कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 6। पहले वाले को बनाने में 6 लगे। फिर दूसरे वाले को बनाने में कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5। दूसरे वाले को बनाने में 5 ही लगे। फिर तीसरे वाले को बनाने में कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5। मतलब आप अब जो आगे आएंगे उन सबको बनाने में 5 5 ही लगने वाले हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, तो टोटल 20 बनाना है तो पहले वाले के तो रहेंगे 6 लाइन सेगमेंट, है ना, रेखाखंड। और बाकी जो 19 है उन हर एक में 5 5 और लगना है, तो 19 गुणित 5 होगा। इसे जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 95 प्लस 6 मतलब 101। हमारा आंसर हो जाएगा 101, दैट इज 3, थर्ड वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। P समानांतर है Q के एंड L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। है ना, P और Q दो समांतर रेखाएं दी गई है प्रश्न में और L एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर कोण एक जो है उसकी वैल्यू प्रश्न में दी गई है 61 डिग्री। तो हमसे कोण दो जो है उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप देखो, कोण एक की वैल्यू अगर 61 है तो ये जो है इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 61 होगी। अब इसकी 61 है और ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो जो कोण नंबर 2 है उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि 180 में से 61 माइनस कर दो। 180 में से 61 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 119। तो वही हमें देखना है 119 है क्या ऑप्शन में हमारे पास? ये है फोर्थ, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी। इसमें कोण डी सी डी बी ये वाला कोण की बात हो रही है। ये वाला कोण 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसको एक लाइन खींच लेते हैं। ये वाला कोण दिया है 45 डिग्री का और कोण दिया है डी ए बी मतलब ये वाला कोण। ये वाला कोण कितना दिया है? 65 डिग्री का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड सीबीडी। सीबीडी मतलब ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए, समानांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। ये 65 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 65 डिग्री का। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये कोण होने वाला है 65 डिग्री का। अब अगर आप बात करेंगे त्रिभुज की, तो ये जो बीसीडी त्रिभुज है, बी सी डी त्रिभुज, इसके तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। इसके तीनों कोण में से दो कोण कितने? 45 और 65। और बचा हुआ कोण हमें निकालना है, उसको मैं x लिख देता हूं अभी। इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। अब 65 और 45 को जोड़ेंगे तो 110 प्लस x बराबर 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए 70 डिग्री। वही आंसर होगा फोर्थ। क्लियर? चलिए अगला सॉल्यूशन देखते हैं। a number a divides 1320 and 781 exactly। a एक ऐसी संख्या है जो 1320 और 781 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। अब a जो है वो 1 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है। देन द a इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। a जो है वो इनमें से किसका फैक्टर नहीं है, ये पता करना है। अब देखो, इनमें सबसे सिंपल मुझे नंबर लग रहा है 125। 125 जो है इसके फैक्टर क्या होते हैं? 5।
ठीक है, 5 5 25, 25 5 125, तो इसके फैक्टर 5 है। अब इसके जो तीनों फैक्टर 5 है, वो 5 इसको कभी डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। 781 को 5 डिवाइड कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कि 125 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर जो 781 को डिवाइड कर सके। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। बाकी पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें सी ए बी एंगल, सी ए बी ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का। ये हमें गिवन है 70 डिग्री का। अब ये दिया है कि ए बी बराबर ए सी है, तो हमें बी और सी ये दोनों कोण कितने होंगे निकालना है। देखो ऐसा ही प्रश्न एग्जैक्टली ऊपर था, मैंने आपसे कहा भी था कि सेम टाइप का क्वेश्चन एक नीचे है, नंबर भी सेम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चूंकि ए बी और ए सी बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, मतलब कोण बी और सी बराबर होंगे। अच्छा, कोण बी और सी दोनों को मैं एक्स लिख देता हूं अभी आपके लिए। तो तीनों कोणों का योग मतलब कोण ए बी और सी तीनों का योग 180 होना चाहिए त्रिभुज में। अच्छा, एक्स और एक्स हो गया 2x, और 70 उधर जाएगा तो माइनस होकर 110 बनाएगा। एक्स की वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 55। तो कोण बी और सी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। आंसर होगा थर्ड 55। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2x plus 6 divides by 3 minus 9x equals to minus 2 by 3, then find x। है ना, हमें x की वैल्यू निकालना है, समीकरण हल करना है बेसिकली। तो 2x plus 6 divides by 3 minus 9x बराबर माइनस 2 by 3 है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x plus 18 बराबर माइनस 6 और प्लस 18x, है ना। अब ये 6x को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं और माइनस 6 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो माइनस 6 दूसरी तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा, 18 और 6 हो जाएगा 24, और 6x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12। 12x बराबर 24, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 2। आंसर होगा फर्स्ट वाला 2। ठीक है, चलिए तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, तो इसे हम 20-20 क्वेश्चन करके 3 भागों में सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही संविदा वर्ग 2 के, है ना, आपके संविदा वर्ग 2 के 2018-19 वाले जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, टोटल 5 पेपर हुए थे, उन सभी पांचों का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 2012 में जो संविदा वर्ग 2 हुई थी एग्जाम, उसके सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं पूरा का पूरा। आप यहाँ पर ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप जाकर फिर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं या वीडियो में सर्च कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।